और हमें लगता है कि सर बच्चे थोड़े स्ट्रांग बने, ना कि पूरा दिन एसी में रहे। अभी सर परसों की ही बात है, हमने स्कूल में मड डे किया था। आप विश्वास नहीं करोगे सर, बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला ये गंदा है, मिट्टी नहीं छूना चाहिए। जितने भी प्राकृतिक में जितने भी चीजें हैं, पानी है, मिट्टी है, सब में सर कुछ कुछ बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। हाँ। पर ये बच्चों को नहीं पता। बच्चों को इतना कमजोर भी हम ना बनाए। बिल्कुल सर, मेरा मानना है कि बच्चों के लिए आइडल उनके माँ बाप होते हैं। अगर सर देखिए मम्मी पापा पूरा टाइम मोबाइल में बिजी हैं, तो वो बच्चे थोड़े से इग्नोर्ड होते हैं और उनको लगता है कि मोबाइल अच्छी चीज है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब पेरेंट्स आते हैं बोलते मैम अगर आप मोबाइल नहीं दोगे तो खाना ही नहीं खाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है सर हम जैसे है ना, हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, जो भी अपने 10, 12 या 14 साल के बच्चों को 2 व्हीलर्स देते हैं, स्कूटी देते हैं, वो कृपा करके ना दे, तो वो बिल्कुल यूं करके चलाते हैं। अगर सिविक सेंस की हम बात करें सर, तो सिलीगुड़ी के लोगों में सिविक सेंस कुछ कम है सर। लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है सर। हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में इस बार का ये जो एपिसोड है ये कर रहे हैं। नमस्ते सिलीगुड़ी। बच्चों के अंदर हमारे शहर के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए उस बारे में भी हमें बात करने की आवश्यकता है। इसलिए अब तक जो मेहमान आए थे उनसे हमने जो बातचीत की, आज जो मेहमान हमारे साथ बैठी हैं श्रीमती सुमिता अग्रवाल, उनके साथ हम बात करेंगे बच्चों से जुड़े मामलों पर कि बच्चों पर कितना असर पड़ता है पर्यावरण का, और आज के दौर में जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है, और भी हमारे शहर के अंदर में जो विभिन्न समस्याएं हैं उनका असर कितना होता है बच्चों पर। क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान बैठी है सुमिता अग्रवाल, ये प्रिंसिपल है जूनियर दिल्ली स्कूल की, जो कि पंजाबी पाड़ा में स्थित है, और 13 वर्षों से इन बच्चों के साथ सारा दिन व्यतीत करती हैं। इनके स्कूल में लगभग 200 से ज्यादा बच्चे हैं जो कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह एक किंडरगार्टन स्कूल है जिसमें छोटे बच्चे, जो कि अगर हम बोलें कि छोटे जो पौधे होते हैं उन्हें बड़ा करने की जो जिम्मेदारी होती है वह इसी स्कूल की होती है। तो इसकी प्रिंसिपल सुमिता अग्रवाल हमारे साथ आज बैठी है। नमस्कार। नमस्ते सर। तो आज इनसे जानेंगे इस बारे में जो हमने बताया अभी, और फिलहाल हम थोड़ा सा इनके बारे में बता देते कि आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है। सुमिता जी आसाम से बिलोंग करती हैं और सिलीगुड़ी में लगभग 23 वर्षों से रह रही हैं, और एबेकस ट्रेनर भी हैं। 3 सालों तक इन्होंने एबेकस ट्रेनिंग दी है, और हैंड राइटिंग में की ट्रेनिंग भी ये दे रही है अभी, और 6 साल से फोनिक्स की ट्रेनिंग दे रही है। तो बच्चों के साथ सारा दिन ही लगभग इनका व्यतीत होता है। सुमिता जी पहले तो ये बताइए, आसाम से आप 23 वर्ष हो गए आपको यहाँ आए हुए, आप यहाँ रह रही है। हाँ जी सर। कैसा लगता है आपको हमारा शहर? सर बहुत ही अच्छा लगता है। सिलीगुड़ी शहर के बारे में क्या ही कहना, जो यहाँ रहता है इसका दीवाना हो जाता है सर। तो सिलीगुड़ी बहुत ही खूबसूरत है। एक ये भी खास बात है सर कि अगर हमें दार्जिलिंग जाना है या गैंगटॉक जाना है, आसपास पहाड़ों से घिरे हुए हैं हम, और सर अगर कोई बाहर से भी आता है तो उन्हें वाया सिलीगुड़ी ही जाना पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर शहर है सर। आप लोगों का कैसे आना हुआ सिलीगुड़ी? सर हम एक्चुअली बेसिकली असम से एक छोटा सा जगह है बंगाईगांव, तो हम बंगाईगांव से थे सर। हमारी जॉइंट फैमिली थी, बट हम बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक, बहुत ही अच्छे फैमिली से थे। मतलब हमारे दादाजी लोग के पास बहुत पैसे थे सर। तो उस वक्त से ही आप सिलीगुड़ी में हैं? हाँ जी सर, तब से। तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? आप तो जैसे प्रिंसिपल हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आपका रुझान बढ़ा? सर बचपन से ही ना मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। जब से मैं छोटी थी, इनफैक्ट मतलब मेरी मम्मी लोग बोलती थी, मैं जब 5-6 साल की थी ना, तो मैं नहाते वक्त भी पढ़ाई करती थी। अपने राइम्स जो भी रिवीजन होता था ना, नहाते नहाते भी, खाते खाते भी। तो पढ़ने का मुझे शुरू से बहुत लगाव था। अभी भी सर मैं जब भी फ्री होती हूँ ना, तो मैं स्टोरी बुक्स रीड करना, ये सब मतलब बहुत ज्यादा मुझे शौक है। तो सर ऐसा हुआ कि मेरा बेटा डीपीएस में था क्लास 3 में, और उसका एक सब्जेक्ट था अबैकस। मैं उसको अबैकस सिखाने जब ले जाती तो मुझे बहुत इच्छा हुई कि क्यों ना मैं इसे सीखूं। तो ऐसे ही मैंने बात की, पंजाबी पाड़ा में एक कोचिंग सेंटर था, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप भी सीख सकते हो। तो मैंने वहीं से सीखा सर। कितनी उम्र में आपने सीखा? सर मैं 25-26 साल की थी तब सीखा आपने? हाँ जी सर। मतलब मैंने सर सारी, अगर आप देखो सर, ये फोनिक्स है, अबैकस है, हैंड राइटिंग ट्रेनर, सब कुछ मैंने शादी के बाद ही किया है। क्योंकि सर मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, एंड फिर जॉइंट फैमिली में थे, घर गृहस्थी ये सब था। उसके बाद सर क्या था, फिर भी अंदर एक वो था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैं कुछ कर सकती थी, ये इच्छा हमेशा से अंदर थी।
तो फिर उसके बाद लगा कि नहीं ठीक है, एज इज जस्ट अ नंबर, तो क्यों ना एक फिर से शुरुआत करें। तो फिर सर मैंने एक्सीलेंशिया में मैंने अबैकस की ट्रेनिंग ली। फिर सर वहां पे मैं 50-55 बच्चों को अबैकस कराती थी। कराते कराते फिर मन हुआ कि अबैकस तो 2 ही दिन है, बाकी दिन क्यों ना कुछ और किया जाए। तो खाली बैठना आपको गंवारा नहीं? बिल्कुल सर। सर मतलब मुझे फ्रेंड्स के पास अच्छे लगते हैं, दोस्त यार किसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन सर मुझे यहाँ वहाँ की चर्चा या किसी की चुगली ये सब में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि क्यों ना समय का कुछ सदुपयोग किया जाए। तो फिर सर क्या हुआ कि मैंने हैंडराइटिंग की ट्रेनिंग ली। फिर मैं बच्चों को हैंडराइटिंग भी कराने लगी। फिर इच्छा हुआ कि फोनिक्स, अचानक से सुना कि फोनिक्स लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो लगा कि क्यों ना फोनिक्स सिखा जाए। तो फिर सर 6 साल पहले मैं मुंबई गई, मेरी पार्टनर है एक सीमा अग्रवाल, हम दोनों मुंबई गए, वहां पे ट्रेनिंग लिए। और आप विश्वास मानिए सर, वो ट्रेनिंग ऐसी थी ना, मुझे लगा अगर सिलीगुड़ी में कोई ना भी सीखा, पर मैं इतनी खुश थी वो सीख के कि मुझे पता चला कि ये ऐसा क्यों है। जैसे कि एक छोटे से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि कैट हम स्पेलिंग लिखते हैं CAT, पर अगर हम उसको KAT लिखें तो आप उसको क्या प्रोनाउंस करोगे? KAT को भी आप कैट ही कहोगे, पर वो टीचर रॉन्ग दे देती है। तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कहाँ C लगाना है, कहाँ K लगाना है? तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें थी जो मैंने सीखी, और मैं उस दिन से बहुत खुश हो गई कि अब मुझे ये करना है। तो ये सुमिता जी हैं आज हमारे साथ जो बैठी हुई हैं, प्रिंसिपल है जूनियर दिल्ली स्कूल की, जो कि पंजाबीपाड़ा में स्थित है, और 13 वर्षों से यह शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। लगातार काफी कुछ इन्होंने सीखा है और सिखा भी रही हैं। इस वक्त जो आप बात कर रही थी फोनिक्स के बारे में, अगर हम इसी को पकड़कर बात करें कि बच्चों में जो है एक सेंस डेवलप करने की बातें हो रही है कि जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसको ठीक करने की बात होती है। हाँ जी सर। आज अगर बच्चों के अंदर में हम जागरूकता की बात करें तो उनकी जागरूकता की शुरुआत मुझे लगता है कि जो स्कूल आपका किंडरगार्टन स्कूल है उसी स्कूल से होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो वहां पर आपको कैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं बच्चों में? जो हमारा जो पर्यावरण चेंज हो रहा है इस वक्त, जो जिस तरह के अगर हम ये बात करें, गर्मियां बढ़ रही हैं, सर्दियां भी बढ़ रही हैं, अलग अलग तरह के वेदर चेंजेस हो रहे हैं, इसकी वजह से बच्चों के लिए क्या परेशानियां आपके सामने नजर आ रही है, खासकर सिलीगुड़ी के बच्चों? हाँ सर, ये एकदम सही क्वेश्चन है सर आपका, क्योंकि जो सिलीगुड़ी का अभी जो टेम्परेचर हो रखा है कि कभी गर्म है तो बहुत एक्सेसिव गर्म है सर। और हमने अपने क्लासरूम्स में AC नहीं लगाया है सर। वो सिर्फ इसलिए नहीं लगाया है सर कि देखिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, अंदर आए, समझ लीजिए असेंबली होती है, प्रेयर प्रार्थना जो वो बाहर करते हैं, उसके बाद अगर AC क्लासरूम में है तो धूप ठंड, फिर क्या होता है सर, वाटर प्ले एक्टिविटी कराते हैं हम, तो बच्चे पानी में रहते हैं। उसके बाद अगर AC में डालें तो हमें लगता है कि बच्चे और बीमार होंगे। और AC नहीं लगाने से भी सर कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमें फील होता है कि बच्चों को गर्मी लग रही है। पेरेंट क्या डिमांड करते हैं? AC लगाइए। सर देखिए, पेरेंट्स क्या है ना, आज के दिन पेरेंट्स को समझना बहुत मुश्किल है। कुछ वर्क ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम हम तो बच्चों को AC से बाहर ही नहीं निकालते, हमारा तो घर सेंट्रलाइज्ड AC है। कुछ ऐसे हैं सर, क्योंकि हमने सर फीस थोड़ा नॉमिनल रखा है, हम चाहते हैं कि सर हर जो पेरेंट्स है जिनकी इच्छा है, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे उनकी मंथली सैलरी कम हो, बट सर आज के दिन हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। तो उसके हिसाब से सर हमने जो सैलरी डिजाइन की है, हमने जो फीस स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, उसके हिसाब से सर AC लगाना थोड़ा डिफिकल्ट भी है। और हमें लगता है कि सर सारे बच्चे थोड़े स्ट्रांग बने, ना कि पूरा दिन AC में रहे। अभी जैसे सर अगर आप देखो तो बच्चे मिट्टी बालू में, पर्यावरण का भी तो बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है वहाँ, सर उन्हें पर्यावरण की चिंता नहीं है, उनको ये चिंता है कि उनके बच्चों को पसीना ना आए। बच्चों का भविष्य, बच्चों को भविष्य में क्या देके जाएंगे, वही सर, तो उन्हें यही हम समझाते हैं। इसके अलावा सर हमारे क्लासरूम्स जो है ना वो बहुत बड़े हैं। सीलिंग फैन के अलावा सर हमने वॉल फैंस चारों तरफ लगवा दिए हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा रखे हैं, बड़े बड़े विंडोज हैं, ताकि क्या है एयर सर्कुलेशन बराबर रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि सर बच्चों को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। अभी से परसों की ही बात है, हमने स्कूल में मड डे किया था, तो आप विश्वास नहीं करोगे सर, बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बोला ये गंदा है, मिट्टी नहीं छूना चाहिए। अब मिट्टी में जो, अच्छा ये मतलब आजकल सिखाया जा रहा है बच्चों को? हाँ सर, आज मिट्टी गंदी है उससे छूना। हाँ, तो उनका माइंडसेट जो है ना सर कि नहीं मिट्टी टच नहीं करना है, नहीं खेलना है, उल्टा हो गया। मिट्टी में जाना है और अभी है कि नहीं जाना है। तो सर क्या है ना, ये जितने भी प्राकृतिक में जितने भी चीजें हैं, पानी है, मिट्टी है, सब में सर कुछ कुछ
बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। हाँ, पर ये बच्चों को नहीं पता। उनको तत्वों की बातें जो होती है, हाँ, वो तो यही है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, जिसमें मिट्टी भी एक है, जल और वायु सारे कुछ है उसके अंदर। बिल्कुल सर। तो उनका दिमाग में ये है कि ये गंदा है मैम, तो बहुत बच्चों ने इसे छुआ भी नहीं। तो हमने उनको बहुत समझाया, बहुत कराया, तो ये थोड़ी सी चीजें आप ये देख रहे हैं, हम थोड़ा सा डिफरेंट एंगल में इस बार का ये जो एपिसोड है ये कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं जानने की, और हम सभी दर्शक जान पा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपना भविष्य को खड़ा कर रहे हैं, मतलब उस भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम बच्चों के भविष्य, ठीक है बच्चों की चिंता होनी चाहिए, आवश्यक है, मगर बच्चों को इतना कमजोर भी हम ना बनाएं कि वह आने वाले समय में जो हमारे जो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, उसके बाद आज जिस तरीके का बदलाव आ रहा है, ग्रीष्म बढ़ रहा है, गर्मियां बढ़ रही है, उसके साथ वो कम से कम फेस ना कर पाए, ऐसा भी ना बने। तो इसी बारे में हम बात कर रहे हैं इनके साथ में कि बच्चों का क्या होता है। और खासकर अभी जो परिदृश्य जो देखने मिल रहा है सिलीगुड़ी के अंदर में, आप देख रहे हैं कि तेज धूप भी बहुत ज्यादा हमें समझ में आ रही है, बहुत कुछ है। पर्यावरण के मामले में अगर माने तो बहुत पेड़ कटे हैं, बिल्कुल जिस तरह का पहले था। आप 23 वर्षों से तो आपने देखा भी होगा कि पहले का जो दृश्य है, खैर वह एक प्रैक्टिकल बात है कि जब कहीं पे ग्रोथ होती है, विकास होता है, तो वहां पर बहुत सारी चीजों का हमें मानकर चलना पड़ता है कि यह नहीं मिलेगी, हमें यह सुविधा नहीं मिलेगी, मगर उसका वैकल्पिक तौर पे तो कुछ होना चाहिए। बच्चों में आप लोग क्या अभी इस चीज का बीजारोपण कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें समझा रहे हैं, बच्चों को कैसे समझा रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना चाहिए? सर देखिए, जब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए हैं, अभी अगर आप देखो पहले वाले सिलीगुड़ी में आज से 10 साल 20 साल पहले और आज बिल्कुल रात और दिन का फर्क है सर। क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, कमर्शियल हाउसेस हैं, बनने के कारण सर वो वृक्ष तो कट ही गए हैं। तो इसी के कारण है, मुझे लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ती है। तो सर जब बच्चों पे बात आती है सर, तो हम कोशिश करते हैं सर, क्योंकि हमारे जो स्कूल है सर, हमने बहुत सारे चारों तरफ पेड़ पौधे रखा है। तो सर हम उन्हें समझाते हैं कि इनमें पानी देना है, इनमें फूल इसमें जैसे हम उन्हें समझाते, जैसे कि आप खाना खाते हो, आप पीते हो, तब आप बढ़ रहे हो, तो ये भी आपके बच्चे हैं, मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं, आपको अपने घर पे पेड़ पौधे का ध्यान रखना है, उन्हें आप समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल सर। और सर हम मेक श्योर करते हैं कि वंस अ वीक हम बच्चों से पानी डलवाएं उसमें, ताकि सर उनको थोड़ी सी अटैचमेंट हो। ठीक है, कभी कभी वो बोलते हैं मैम मिट्टी सूख गया है, क्योंकि उनको पता है कि ये सूख गया है, इसको पानी की जरूरत है। इसके अलावा सर कभी भी जैसे पर्यावरण दिवस मनाते हैं या जनरल सर कभी ग्रीन डे, अब क्या है ना सर, स्कूल्स में हमेशा कुछ ना कुछ डे होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम ऐसी एक्टिविटी कराएं कि बच्चे जुड़े रहें, उनको उसका महत्व पता चले कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, हमें फल सब्जी कहाँ से मिलते हैं, अगर हम इन्हें काट देंगे तो हमें कहाँ से मिलेगा। तो उन्हें हम समझाते हैं जैसे आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हो, वैसे ही आपको इन पौधों का ध्यान रखना है। तो हमारे साथ जो दर्शक नए सिरे से जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि आज हमारे साथ बैठी हैं श्रीमती सुमिता अग्रवाल, और ये प्रिंसिपल है जूनियर दिल्ली स्कूल की, जो कि पंजाबीपाड़ा में स्थित है, और लगभग 13 वर्षों से यह इसी पेशे में है और सेवाएं अपनी दे रही हैं, बच्चों के साथ रहती हैं। तो इसलिए हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों के अंदर में क्या भावनाएं, किस तरह से ये अपने शहर के प्रति या अपनी प्रकृति के प्रति जो चेतना है उसका बीजारोपण कर पा रहे हैं, ये लोग कैसे उनके अंदर ये जागृति ला पा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भविष्य के लिए हमें क्या सोचना है। तो भविष्य के बारे में आपको क्या लगता है कि बच्चों के अंदर जो आप लोग कोशिश कर रहे हैं उसको कितना हद तक पेरेंट एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कितना पेरेंट्स समझ पा रहे हैं? सर मुझे लगता है कि बच्चों से पहले हमें पेरेंट्स को चेंज होना है, चाहे वो मैं हूं, आप हो, या हमारे स्कूल के हो, या सिलीगुड़ी के कोई भी पेरेंट्स हो। क्योंकि देखिए सर, मेरा मानना है कि बच्चों के लिए आइडल उनके माँ बाप होते हैं। अगर सर देखिए मम्मी पापा पूरा टाइम मोबाइल में बिजी हैं, तो वो बच्चे थोड़े से इग्नोर्ड होते हैं और उनको लगता है कि मोबाइल अच्छी चीज है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जब पेरेंट्स आते हैं बोलते मैम अगर आप मोबाइल नहीं दोगे तो खाना ही नहीं खाएगा। मैं उनको बोलती हूँ मैं तो स्कूल में मोबाइल रखती नहीं हूँ। सर वो भूखे होते हैं, ठीक ही खा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर, हम जैसे हैं ना, हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं, और मुझे लगता है सर देखिए यही हमारे फ्यूचर में यही भविष्य है। तो मुझे लगता है अगर हम एज अ पेरेंट्स, अगर हम रोज पेड़ में छोटे अपने घर पे पौधे लगाएं, उसमें पानी डालें, अपने बच्चों को वही शिक्षा दें, तो सर उनके ऊपर ज्यादा असर होगा। देखिए सर, कोई भी बच्चा एक स्कूल के पास 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे रहता है,
बाकी जो 20 घंटे हैं, 18 घंटे हैं, 22 घंटे हैं, वो अपने माँ बाप के पास ही रहते हैं। तो हम सब क्यों ना एकजुट होके, क्यों ना हम सब एक साथ मिलके ऐसा हम बच्चों को शिक्षा दें, खुद भी करें और अपने साथ उनको लेके सिखाएं कि चलो आज हमें एक पौधा लगाना है। हम एक सिस्टम बना ले कि चलो हर महीने हमें एक नया पौधा लाना है, हर महीने उसकी सेवा करनी है, हर महीने। और बहुत से पौधे हैं जिनका कि मेडिसिनल यूजेस हैं, तो उसी के बारे में उनको बताएं कि पूजा भी होती है, प्लस सर्दी खांसी में भी काम आती है। तो मुझे लगता है सर कि ये बदलाव पहले पेरेंट्स में आए। अगर हम चेंज होंगे तो बच्चे जरूर चेंज होंगे। तो सुमिता जी बता रहे कि पेरेंट में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। अगर पेरेंट्स बदलेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर उसका प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ेगा और बच्चों की भी जो सोच है वह बदलेगी। इस वक्त जो शहर का जो विकास है, आपने देखा है, आपने 23 वर्षों में देखा है, आपके सामने ही शहर एक बड़ी तीव्र गति से विकसित हुआ है और बहुत कम समय में विकसित हुआ है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर बनकर उभरा है। अगर हम आसपास के पड़ोसी देशों की बात करें, भूटान और नेपाल की बात करें, तब भी अगर राज्यों की बात करें तो भी बिहार हो या सिक्किम हो, जितने भी हमारे जुड़े हुए राज्य हैं, उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट शहर के रूप में उभरा है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है हमारा शहर, पूरे विश्व के मानचित्र में, हमारे जो भारत का मानचित्र है उसके अंदर में। तो अब अगर हम देखें उस मुकाबले में, तो आपको लगता है कि यहाँ जो सुविधाएं हैं, जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, जितना बड़ा है यह शहर, आपके पास तो लगातार हर वर्ष बच्चे आते हैं नए, तो इसका मतलब है जनसंख्या भी काफी बढ़ रही है, आपको ये भी पता है, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है, आजकल हर दूसरा व्यक्ति गाड़ी 4 व्हीलर का यूज कर रहा है। तो इस हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या वैकल्पिक तौर पे होना चाहिए? क्योंकि आप अध्ययन बहुत ज्यादा करती हैं, तो स्टडी करती हैं, तो इससे आपको क्या लगता है कैसे बदलाव होने चाहिए जिससे कि तुरंत कोई रिलीफ मिल सके? जैम की समस्या हो या फिर पार्किंग की समस्या हो या शहर में जो रास्ते हैं उनका चौड़ीकरण ना हो, तो कम से कम वैकल्पिक कुछ हो। जी सर, बिल्कुल सही कहना है आपका कि सर बढ़ते सिलीगुड़ी के साथ, बढ़ती जनसंख्या के साथ सर जो व्हीकल्स है, इनके नंबर, तो अगर जनसंख्या डबल है तो व्हीकल्स 4 गुना हो रही है। क्योंकि पहले ऐसा था सर कि सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो कभी कभार होता था कि कोई फीमेल दिखती थी जो कि गाड़ी चला रही है। आज अगर आप देखो तो मुझे लगता है पुरुषों से ज्यादा महिलाएं गाड़ी चला रही हैं। हाँ। तो क्या है सर कि लेडीज भी अगर आप देखो सर, मैक्सिमम लेडीज आजकल वर्किंग हो गई हैं, चाहे वो बुटीक खोला हो, चाहे इंटीरियर डिजाइनर हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, तो सबको सर आज इजी वे चाहिए। अपने घर पे है, स्कूटी निकाला चले गए, गाड़ी निकाला चले गए, ना कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं। बट इन सब से क्या हो रहा है सर, रोड्स तो लिमिटेड है, व्हीकल्स डबल हो गई है, तो ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा रहता है सर। और बच्चों का अगर आप बात करें सर, तो बच्चे बहुत सफरर हैं। अब हमारे अगर यहाँ से सालूगाड़ा से भी बच्चे आते हैं पंजाबी पड़ा, सर इनको वहां से स्कूल पहुंचने में कम से कम 45 मिनट्स लग जाते हैं, चेक पोस्ट से स्कूल जो आ रहे हैं सर, पीछे के रास्ते से भी। तो सर ट्रैफिक जाम जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल सर, इफेक्ट कर रहा है सर, क्योंकि देखिए जितने भी कैब्स हैं उनमें एसी नहीं होती है, जो भी मारुति वैन स्कूल्स की होती है, हमारे यहाँ तो एटलीस्ट नहीं है सर। तो ट्रैफिक के कारण सर बच्चे बहुत थक जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो घर से निकले हैं, आधे पौन घंटे गाड़ी में ही है, स्कूल पहुंचते पहुंचते उनकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है सर, लेकिन खबर समय के माध्यम से आप हमेशा इस बारे में बात करते हैं। आपके तरफ से क्या है कि इसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है सर, एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, जो भी अपने 10, 12 या 14 साल के बच्चों को 2 व्हीलर्स देते हैं, स्कूटी देते हैं, वो कृपा करके ना दे, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं सर और उनमें अलग एक जोश होता है नया सीखने चलाने का, तो वो बिल्कुल यूं करके चलाते हैं सर, बिल्कुल जिगजैग, क्योंकि अभी उनको शो ऑफ करना है, फ्रेंड्स को दिखाना है मेरे पापा ने स्कूटी दे दिया है। एंड पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि उसमें गियर ना हो भला, बट उनके साइकिल चलाने वाली उम्र में साइकिल ही दे, उनको स्कूटी ना दे। सेफ्टी कंसर्न होता है सर, लाइसेंस भी नहीं मिलता है। बट फिर भी सर मैंने देखा है, मतलब जब हम रेड लाइट पे रुकते हैं तो दिखते हैं छोटे छोटे बच्चे ले रखे हैं विदाउट हेलमेट। और कभी कभी ऐसा होता है सर कि ऐसे एक हाथ से फोन ले रखे, एक हाथ से चला रहे हैं। ये तो पापा को देख के सीखते हैं। हाँ, और बहुत बार ऐसा होता है सर कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता और मैं उनको बोलती हूँ कि फोन रखिए, आप चलाते वक्त आप फोन नहीं बात नहीं कर सकते हो। ऐसा बहुत बार होता है कि सर मुझसे नहीं रहा जाता है और मैं बोलती हूँ। तो
जो दर्शक अब नए सिरे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं कि हमारे साथ आज की जो मेहमान है वह है श्रीमती सुमिता अग्रवाल, जो कि प्रिंसिपल है जूनियर दिल्ली स्कूल की, जो कि पंजाबीपाड़ा में स्थित है सिलीगुड़ी के। और 13 वर्षों से यह इसी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज ये हमारी मेहमान बन के आई है। और जैसा कि सुमिता जी आपने अभी कहा कि जैसे ट्रैफिक में बच्चों को स्कूटी नहीं देना चाहिए घर से बाहर निकलने के लिए, तो यह भी एक बड़ी वजह है। दूसरा है आपने जो बोला कि फोन कान में लगाकर, मोबाइल फोन कान में लगाकर स्कूटी बाइक चलाते हुए देखा है, ये आम बात है, यह लोगों को सबको पता है। तो सिविक सेंस की बात यहाँ पर आ जाती है। तो अगर सिविक सेंस की बात आती है तो आपको क्या लगता है सिविक सेंस के मामले में हम नागरिक, सिलीगुड़ी के नागरिक कितने सफल हैं? या अगर हम यूं कहें आपकी भाषा में कि आपको अगर आपके एग्जाम में बैठे हों और आप वहां आपको नंबर देने हो, 10 में से कितने दे पाएंगे? सर ये बहुत ही कठिन सवाल है आपका। सर अगर सिविक सेंस की हम बात करें सर, तो सिलीगुड़ी के लोगों में सिविक सेंस कुछ कम है सर। लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा कमी है सर। अच्छा। अगर आप देखिए, अगर ट्रैफिक भी है सर, तो रेड लाइट है, आगे वाली गाड़ी कैसे आगे जाएगी, बट फिर भी वो अननेसेसरी वो हॉकिंग करते रहेंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि भाई ऊपर से उड़ के जाओगे क्या, मतलब। और कभी कभी क्या होता है सर, रेड लाइट हो गए फिर भी 1-2 गाड़ी निकल जाती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा लोगों में पेशेंस होना चाहिए और थोड़ा सा सामने वाले की जरूरत भी समझनी चाहिए। बट उनको क्या है, मतलब हर आदमी को सर इतने लेट होता है, मुझे नहीं पता क्यों। या तो आप घर से 5-10 मिनट पहले निकलो। आप जब भी ट्रैफिक में जाओगे आप देखिएगा हर आदमी इतनी हड़बड़ी में, ऐसे लग रहा है कि उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी, उनकी ट्रेन मिस हो जाएगा। और पहुंचना सबको ऑफिस ही है, अपने काम पे ही है, बट 1 सेकेंड मतलब उनको लगता है येलो लाइट हो गई अभी तो मैं उड़ा ही लूं, रेड ना हो जाए। तो ये एक बात है सर कि लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है। इसके अलावा सर देखिए, रोड्स तो मुझे लग रहा है कि सर जहां तक चौड़ी कर सकते हैं वो तो सरकार कर ही रही है। और मुझे एक और प्रॉब्लम सर लगता है कि काफी जगह हम देखते हैं सर कि जो टोटोज वाले हैं वो लाइन से लगा लेते हैं। जैसे कि अगर आप बात करो तो वेनस मोड़ से जब विधान मार्केट की तरफ आते हैं, या सेवक रोड से हिलकाट रोड से सेवक रोड की तरफ, तो सर एक बिल्कुल लाइन आप देखो टोटो ऑटोज वाले लगा के रखते हैं। तो उसके कारण भी बहुत सा मुझे लगता है कि ट्रैफिक जाम होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये ट्रैफिक कंजेशन इसलिए होता है क्योंकि सर ये सब बहुत बिजी रोड्स हैं, बहुत ही कनेक्टिंग रोड्स हैं ये सब। तो ये एक रीजन भी है सर। आप लोग भी क्या माने इसको लेकर, ट्रैफिक को लेकर बच्चों के अंदर में कुछ अवेयरनेस जगाते हो, इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं? हाँ सर, ट्रैफिक को लेकर सर जब बच्चों पे बात आती है तो हम सर उनको ट्रैफिक सिग्नल समझाते हैं कि रेड लाइट क्या कहता है, येलो लाइट क्या कहता है, ग्रीन लाइट क्या कहता है। इसके अलावा पेडेस्ट्रियन वॉक, मतलब यहाँ तक कि सर हम पूरा एक्टिविटी या स्टोरी के हिसाब से उनको समझाते हैं कि जैसे ये पेडेस्ट्रियन वॉक है तो यहाँ पे हमारे पास जो टॉय कार है वो लेके बच्चा आता है, एक किसी को रोल प्ले जैसा बनाते हैं। हाँ सर, वैसे सिखाते हैं कि उनको इंटरेस्ट है समझने में। तो एक किसी टीचर को हम पुलिसमैन बना देते हैं, ठीक है। एक बच्चे को हम बोलते हैं कि वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक किसी को दिखाते हैं कि वो ट्रैफिक लाइट ऑन है, ग्रीन लाइट पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो दूसरी टीचर ने एज अ पुलिस उनको रोका, उनको चार्ज किया, उनको पीछे भेजा, फिर गाड़ी को आगे भेजा, फिर रेड लाइट हो गई, फिर पुलिस ने रोका तो रेड लाइट से स्टॉप, ग्रीन लाइट से गो, ऐसे हम सिखाते हैं सर। जिब्रा क्रॉसिंग बनाते हैं। तो कुछ भी चीज है ना सर, हमें लगता है कि विजुअलाइजेशन या स्टोरी के माध्यम से या बच्चों को समझा के अगर हम करें हैंड्स ऑन लर्निंग, वो बच्चों को ज्यादा याद रहता है रेदर देन कि हम अगर एक ही चीज रटाने से ज्यादा मुझे लगता है वो जब खुद से करें अनुभव तो वो ज्यादा बच्चे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, और बच्चों के जो पेरेंट है वह भी कितना उन्हें समझा पा रहे हैं। माने ये जो आप लोग वहां सिखाते हैं, फिर आपको लगता है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट उनको सपोर्ट कर रहे हैं सिखाने में, ऐसा कुछ? सर कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम आज क्या हुआ, हम लोग जा रहे थे तो ग्रीन लाइट होते ही, रेड लाइट होते ही बच्चे ने बोला पापा स्टॉप, पापा स्टॉप। अच्छा, वो बोल रहा है, फर्क पड़ रहा है सर, क्योंकि बच्चे डायरेक्टली बोले या इनडायरेक्टली बोले सर, हर एक दिन बच्चे के लिए नया लर्निंग होता है, हर एक दिन वो कुछ नया सीखते हैं। कुछ बच्चे बताते हैं, कुछ बच्चे अंदर रखते हैं, बच्चे टू डिफर करते हैं, बट बच्चे जरूर सीखते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मेहमान बनी हुई है सुमिता जी, और लगभग हम आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के। सुमिता जी, जैसा किंडरगार्टन स्कूल से आप जुड़ी हुई हैं, जूनियर दिल्ली स्कूल से पंजाबीपाड़ा में, ऐसे कितने स्कूल हैं अभी सिलीगुड़ी में?
सर सिलीगुड़ी में स्कूल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स हैं इस सर। तरह के किंडरगार्टन, प्री स्कूल्स अगर हम बात करें सर, मतलब जो हम मानते हैं सर 6 ईयर से छोटे बच्चे, वो हम बोलते हैं प्री प्राइमरी स्कूल्स। तो ऐसे जो स्कूल्स हैं सर वो बहुत हैं, जैसे कि पंजाबी पाड़ा में अगर आप बात करो तो ब्राइट एकेडमी है, कॉस्मोस ग्लोबल है, श्री राम वंडरियर्स है, नीव है खालपाड़ा में, ऑर्किड स्कूल है बहुत पुराना, बहुत फेमस, एवरग्रीन है। इसके अलावा अभी डॉन बॉस्को के पास है दिल्ली वंडर स्कूल। तो ऐसे सर स्कूल्स काफी हैं सर। हाँ जी सर। तो इन स्कूलों में जो बेसिक चीज अगर हम देखें, इस स्कूलों में जो शुरुआती दौर में शिक्षा की शुरुआत अगर हम कहें तो वहां से होती है। बिल्कुल सर। तो इसमें भी अभी पहले के मुकाबले में अभी क्या थोड़ा सा अत्याधुनिक तौर पे आप लोग कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल सर। या पुराने ट्रेडिशनल तरीके में ही आप लोग नहीं सर, सर अभी जो है ना सर, जब से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई थी सर जुलाई में 2020 में, तब से सर उनका मतलब तब से सर हर स्कूल की यही कोशिश है कि हम नए तरीके से बच्चों को समझाएं। तो पहले जो होता था सर, जैसे कि जब हमारे टाइम में थे, हम पूरा एक लाइन ए अगले पन्ने पे बी 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 सी सी। तो सर अभी क्या है ना, अभी हमारा पढ़ाने का तरीका अलग हो गया है। पढ़ाई वही है सर, बट पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया है। देखिए सर, अगर आप कहीं जाओ, आपको मजा आए, आप दोबारा जाओगे। वैसे ही अगर बच्चे को हम नए तरीके से पढ़ाएं तो वो स्कूल खुशी खुशी आएंगे। अगर सर वही उन्हें डांट धमका के या मार पिटा के पढ़ाएं या एक ट्रेडिशनल वे से हम पढ़ाएं तो सर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। और अगर हम बच्चे की बात करें तो सर 6 साल की उम्र में 90% उनका ब्रेन डेवलप होता है। किसी भी मनुष्य का ब्रेन 6 साल की उम्र तक 90% डेवलप होता है। तो जब ब्रेन हमें 90% डेवलप करना है, तो आप समझिए वो प्री स्कूल जर्नी कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। तो उनका सारा ध्यान, हमारी यही कोशिश रहती है सर कि हम उनको हर कुछ सिखाएं जो कि इसमें जरूरत है, और वो भी अलग अलग तरह से। जैसे सर अगर हम समझिए मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो हमारे जमाने में 1 2 3 4 5 हम नॉर्मल पढ़ाते थे, बट अभी अगर हमें नंबर 5 पढ़ाना है तो हम उसे भी राइम्स के हिसाब से पढ़ाते हैं। जैसे आप पूछोगे मैथ्स को राइम्स में कैसे पढ़ाओगे, हम सर यहाँ पे 5 बंदर रख देते हैं। उसके बाद हम गाते हैं 5 little monkeys jumping on the bed, 1 fell down and broke his neck। तो एक मंकी को हमने गिरा दिया। अभी बच्चे से पूछते हैं कितने मंकी, प्रैक्टिकल तो पहले 5 था, एक मंकी गिर गया, अब कितने बचे, तो काउंटिंग भी हो रहा है। 5 थे, एक गिरा, 4 हो गए। फिर 4 little monkeys jumping on the, फिर हमने एक को गिरा दिया। बच्चे को बड़ा मजा आ रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, साथ साथ एक एक मंकी गिनते जा रहा है। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, अगर चलते चलते दर्शकों के सामने हम भी ये चीज थोड़ी समझने की कोशिश करें। आप जिस वक्त आपने प्री स्कूल की पढ़ाई की थी, तो उस वक्त क्या ऐसे स्कूल थे या? बिल्कुल भी नहीं थे सर। मैं अपना बचपन इनके साथ जीती हूँ सर, मैं अपना बचपन जीती हूँ इनके साथ। कितना डिफरेंस महसूस होता है सर? बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है सर, उस जमाने में और इस जमाने में, मुझे लगता है। क्योंकि सर जब हमारे टाइम थे तो सर बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग था। अभी तो आप समझा रहे हैं, उसमें तो पीटते थे। नहीं सर, पिटाई खाते थे। हाँ, वही तो, उस समय तो टीचर पीट दिया करते थे। हाँ सर, उस समय एक बार समझ में नहीं आया तो फिर नहीं आया तो बहुत, शायद वही है कि आज हमें तरीके से आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल सर, एकदम सॉफ्ट तरीके से। इनफैक्ट मतलब हम हर 2 महीने 3 महीने में मैं खुद अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देती हूँ कि उन्हें क्लास कैसे हैंडल करना है। नहीं हो सकते आप लोग, बिल्कुल भी नहीं सर। और एनी टाइम सर हमें खुद को सबसे पहले मेरा काम है, मुझे खुद को अपडेट रखना है कि क्या चल रहा है, हम इसे बेहतरीन और कैसे बना सकते हैं। मुझे अगर जूनियर दिल्ली स्कूल में रहना है, मुझे इसे सिलीगुड़ी का नंबर 1 स्कूल में इसे कैसे बना सकती हूँ। फिलहाल नंबर 1 नहीं बनाया क्या अभी तक? नहीं सर, आप लोग नहीं बन रहे अभी तक? तो नहीं सर, आप लोगों की नहीं, खैर हमने तो नाम सुना है जूनियर दिल्ली स्कूल का, तभी हमने आपको बुलाया है, क्योंकि सुना है कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से आप लोग बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं या बच्चों के साथ रहते हैं। तो हमने भी जानने की कोशिश की है कि हाँ, यहाँ के जो सिलीगुड़ी के बच्चे हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी विकास हो रहा है, चारों तरफ से हर दिशा से विकसित हो रहा है, और हमारा दायरा भी बढ़ रहा है, और दिन ब दिन हम विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो इसमें क्या क्या और ज्यादा
चीजों में बदलाव हो रहे हैं, उनमें से एक है शिक्षा का क्षेत्र। और अगर वाकई में असली बात अगर हम करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी सिलीगुड़ी आज के दौर में बहुत ज्यादा हो रहा है, और हर सेक्टर में हर सुविधाएं उपलब्ध है, हर तरह के कोचिंग सेंटर उपलब्ध है। आपको हर चीज के लिए, चाहे डॉक्टर बनना हो उसके लिए, हर क्षेत्र के लिए आपके पास यहाँ पर शिक्षा का हर सुविधा उपलब्ध है। मगर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मैं, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, तो वह भी एक आता है कि यह तो प्राइमरी स्कूल की बात होगी, लेकिन अगर बड़े स्कूलों की बात करें तो वहां पर बार बार कुछ ऐसे मुद्दे हैं वह जो उठकर आते हैं, जो कहीं ना कहीं इस शिक्षा के का जो मंदिर है, या ये जो शिक्षा का एक बड़ा जो नाम है, इसको कहीं ना कहीं कुछ कारणों से, कुछ एक शिक्षा संस्थानों के कारणों से कलंकित जैसा वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, कर देता है कभी कभी। जिसमें कि फीस वृद्धि की बात हो, या जबरदस्ती थोपने की बात हो, ड्रेस थोपने की बात हो, किताबें थोपने की बात हो, मजबूर करना एक पेरेंट को, क्योंकि उसके पास में ये ऑप्शन नहीं होता। जब वो एक बार एडमिट कर देता है अपने बच्चे को, वहां एडमिशन करा देता है, तो उसके पास दूसरे वर्ष में अपने बच्चे को उसी स्कूल में कैटर करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो वहां क्या है, उसके लिए मजबूरी होती है। इसी बात का कुछ अधिकांश, मैं बोलूंगा, कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान है, सारे नहीं है, बट कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान है जो इसका फायदा उठाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आप शिक्षा से कुछ जुड़ी हुई है? जी सर, इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगी सर, क्योंकि मेरा दायरा है प्री स्कूल, तो मैं अपने आपके बच्चे तो पढ़ ही रहे होंगे बड़े स्कूल में। जी सर, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। अनुभव तो है ही आपको। हाँ सर, अनुभव बिल्कुल है सर। मैं बिल्कुल ये समझती हूँ कि पेरेंट्स पे प्रेशर बहुत रहता है, जब, क्योंकि देखिए सर, हर पेरेंट्स ये सोचता है कि जब बात शिक्षा पे आए और अपने बच्चों पे आए तो हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो सर, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम बड़े से बड़े अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएं। तो वन टाइम फीस जो है सर, वो उनके लिए आसान होती है। बट क्या होता है सर, जो एनुअल फीस है, जो हर साल एवरी ईयर एक बड़ा अमाउंट, तो उसमें क्या होता है सर कि हर स्कूल फरवरी और मार्च का फीस भी एक साथ लेता है। उसके बाद वो एनुअल चार्जेस है, उसके बाद बुक्स का अमाउंट है, उसके बाद यूनिफॉर्म है। तो फाइनली पेरेंट्स पे बर्डन बहुत बना रहता है सर। लेकिन ये भी बात सही है कि उनके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि सर अगर एक स्कूल से निकाल के दूसरे में आप डालोगे तो कम से कम 70-80,000 आज के दिन मिनिमम है, कोई भी और स्कूल लेगा। मगर जब ये बातें करते हैं ना स्कूल वालों से, तो स्कूल वाले बोलते हैं आप सरकारी स्कूल में भर्ती क्यों नहीं करते, जब आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप बड़े स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? उनका कहना यही होता है सर। मगर इसका अगर दूसरा पहलू देखें सिक्के का, तो आपको लगता है कि सरकारी स्कूल उतने सुदृढ़ है, उतने बढ़िया है, जिसमें कि पढ़ाया जा सकता है बच्चों को? सर, मैं मानती हूँ कि सरकारी स्कूल उतने अच्छे नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल्स में थोड़ी फैसिलिटीज ज्यादा होनी चाहिए, चाहे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या चाहे उनके टीचर्स हो, चाहे एजुकेशनल टॉयज हो। जैसे कि समझ लीजिए अगर क्लास वहां पे अगर सरकारी स्कूल में नर्सरी केजी है या 1-2 है, तो बच्चों को ऐसा हो कि देखिए सर, बच्चे तो बच्चे ही हैं, चाहे वो अफोर्ड कर पाए या ना कर पाए। तो मुझे लगता है उनको भी वो सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बाकी स्कूल्स में है। बिल्कुल सर, उनके लिए भी झूला होना चाहिए, टॉयज होने चाहिए, कि वो खेल सके, वो सीख सके, वो भी अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके सर। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है, लगभग आखिरी वक्त में आ चुके हैं हम इस कार्यक्रम के, एकदम समाप्ति पर हैं। और जैसा कि हमारी परंपरा रहती है, हम श्रीमती सुमिता अग्रवाल से कहेंगे कि अगर आखिरी दौर में चलते चलते आपको कुछ कहना हो सीधे तौर पे जुड़ के, तो आप नमस्ते सिलीगुड़ी कह के आप बोल सकते हैं अपनी बात को। नमस्ते सिलीगुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया खबर समय का कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन ऑर्गेनाइज किया है, और हमेशा नए गेस्ट को लाते हैं, चर्चा होती है। इनफैक्ट ट्रैफिक जैम इनका बहुत दिन से ये बहुत कुछ करते हैं कि जिससे कि हमारा शहर एक बहुत ही अच्छा और सुंदर बन सके। मेरी एज अ प्रिंसिपल ऑफ जूनियर दिल्ली स्कूल मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, जितना भी टाइम आप उन्हें दे रहे हो, क्योंकि आप असली आइडल हो अपने बच्चों के लिए। आपके बच्चे हमारा भविष्य है, तो उन्हें अच्छे पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, मानव सेवा कराएं। और आज खबर समय के माध्यम से मैं ये भी एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि हमारा जो स्कूल है जूनियर दिल्ली स्कूल, इसके सेकेंड हाफ में स्कूल के बाद हम एक एक्टिविटी सेंटर चलाते हैं। आगामी 15 अगस्त से हमने सोचा है कि जो पेरेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें हम फ्री में डांस और ड्राइंग क्लासेस दें, क्योंकि सरकारी स्कूल हर आदमी भेज देते हैं, जो नहीं फीस भी सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स के, वो एटलीस्ट मंथली के हिसाब से वो
स्कूल तो वो भेज रहे हैं, पर ये जो एक्स्ट्रा जो है डांस है या ड्राइंग है वो शायद उसके लिए वो ना कर पाए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप लोग फ्री में मुहैया करवाएंगे जो जरूरतमंद जो पेरेंट है या जिनके पास जो सक्षम नहीं है, बिल्कुल सर, तो उनके लिए हम ये 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ये हम करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, उस दिन से हम चालू कर रहे हैं। जी सर, तो चलेगा ये डांस और ड्राइंग, और उसका जो भी सर को फीस देना है वो स्कूल की तरफ से हम बेयर करेंगे। तो ये अच्छी खबर है। अगर आप दर्शकों के पास आप सुन रहे हैं इस बात को, तो आपको भी अगर ऐसे किसी जरूरतमंद के पास अगर आपकी पहुंच हो तो आप उन्हें भी बताइएगा। और अवश्य ये एड्रेस भी मैं आपको बता देता हूँ, जूनियर दिल्ली स्कूल पंजाबी पाड़ा में कहाँ पर है ये? पंजाबी पाड़ा शिव मंदिर वाली जो लेन है वहां से आप आगे आएंगे, वहां पे है मेफेयर अपार्टमेंट्स के जस्ट ऑपोजिट है जूनियर दिल्ली स्कूल। आप सबका स्वागत है, प्लीज आइए, स्कूल में घूमिए। और मैं एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर भी हूँ, तो बच्चे के बारे में आपको कुछ भी अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो आप निसंकोच आ सकते हैं। तो जो जरूरतमंद बच्चे हैं या फिर मान लीजिए कि जो समृद्ध नहीं है, इस मामले में सक्षम नहीं है, उन बच्चों के लिए 15 अगस्त से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की जो क्लासेस है वह जूनियर दिल्ली स्कूल में चलाई जाएंगी। ये अभी प्रिंसिपल मैम जो है सुमिता जी, उन्होंने अनाउंस किया है। तो इसका लाभ लेने के लिए जो लाभ लेने के लिए जो सक्षम व्यक्ति नहीं है उन तक आप हमारे माध्यम से यह खबर जरूर पहुंचाइएगा। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि इस खबर को आप उन तक पहुंचाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। तो ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारे कार्यक्रम, और हमारी जो विशेष अपडेट्स होती है उन्हें देखते रहिए। और हमारे कार्यक्रमों को आपके प्यार की आवश्यकता है जो कि हमें निरंतर मिल रहा है, और आगे भी हम आशा करते हैं कि आप देते रहेंगे। तो फिर देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।